Jai Gurudev student, class 7. So today's our chapter is subject is history, chapter number 9, regional and language literature. इससे पहले भी हम ये चैप्टर पढ़ चुके हैं. सो हिंदी और जहाँ यहाँ तक इससे पहले का चैप्टर हो चुका है और ऑनलाइन ही पढ़ाए थे तुम लोग को. अगर शायद वीडियो अगर एक देखे हो, अगर ना देखे हो वीडियो तो बता देना, तो उसको फिर से सेंड कर दिया जाएगा. और आज हम इसके आगे का पढ़ाते हैं. तो आगे में हम देखते हैं यहाँ पे हमारा हिंदी एज अ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यानी जो हमारी क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ. यानी कब? ये हम मिडिवल पीरियड की बात कर रहे हैं, जब मुग़ल काल था और हमारा, तो उस दौरान सुल्तान पीरियड था. उस समय जो हमारे रीजनल कल्चर थे वो कैसे डेवलप हो रहे थे, हमारी क्षेत्रीय जो संस्कृति थी, लैंग्वेज थी, वो कैसे डेवलप हो रही थी. जो राज दरबार हुआ करते थे उनमें कैसे क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व दिया जाता था कि नहीं दिया जाता था. तो इन सब के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. तो इससे पहले हमने बंगाली और भी लैंग्वेज पढ़ी. अब यहाँ पे हम हिंदी की बात करते हैं. सो हिंदी एज अ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हिंदी एक भाषा और साहित्य के रूप में. सो वन ऑफ द अर्ली वर्क्स इन हिंदी was the पृथ्वीराज रासो written by चंद बरदाई, द कोर्ट पोएट ऑफ पृथ्वीराज चौहान. तो ये पृथ्वीराज रासो जो लिखी गई है चंद बरदाई द्वारा लिखी गई, ये किसके दरबार में लिखी गई? ये पृथ्वीराज चौहान के दरबार में. उनके जो मित्र थे, कवि मित्र चंद बरदाई, इनके द्वारा लिखी गई पृथ्वीराज रासो. ये सबसे पहला हिंदी वर्क था लिटरेचर का. सबसे पहले जो साहित्य के रूप में लिखा गया वही पृथ्वीराज रासो. इन 1540 मलिक मोहम्मद जायसी, और 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी ने रोड पद्मावत, जिसे पद्मावत लिखा, डिस्क्राइबिंग द स्टोरी ऑफ रानी पद्मिनी ऑफ मेवाड़. इसमें बताया गया है जो रानी पद्मिनी है, मेवाड़ की रानी जो थी, इनके बारे में. सो अब्दुल रहीम रोट कपलेट्स नोन एज रहीम के दोहे ड्यूरिंग अकबर्स रेन. अकबर के शासनकाल में अब्दुल रहीम ने कपलेट्स का मतलब वही दोहे जिसे कहते हैं, तो इसको लिखा, जिसे नाम दिया गया रहीम के दोहे. ये तुम लोग हिंदी के बुक में पढ़ते होगे. सो दे आर स्टिल पॉपुलर विद द हिंदी लिटरेचर. और इस प्रकार देखा जाए ये सभी जो हैं हिंदी लिटरेचर में काफ़ी पॉपुलर हैं. ये सब जो अभी हमने ऊपर दिखाया रहे, रहीम के दोहे, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, ये सब. सो अराउंड द सेम टाइम, और उसी दौरान तुलसीदास ने रोट रामचरितमानस. उसी दौरान रामचरितमानस लिखी गई तुलसीदास के द्वारा. यानी जो हम रामायण जिसको हम पढ़ते हैं, रामायण तो संस्कृत में लिखी गई थी वेद व्यास द्वारा, लेकिन जो रामचरितमानस लिखा गया वो हमारा हिंदी ट्रांसलेशन था, जिसको हमारा तुलसीदास ने किया. इन पॉपुलर हिंदी एंड सूरदास रोड डिवोशनल पोएम्स इन प्रेज ऑफ श्री कृष्ण इन ब्रज भाषा, अ पॉपुलर हिंदी डायलेक्ट. और इस प्रकार सूरदास ने कृष्ण के भजन में, यानी श्री कृष्ण जो हमारे कृष्ण भगवान थे, उनके प्रशंसा में कई कविताएं, कहानियाँ, उनके बारे में कविताएं लिखी, जिसको सूरदास के पद इस नाम से हिंदी के बुक में पढ़ाया जाता है. तो तुम लोग भी पढ़े होगे इनके बारे में. तो ब्रज भाषा, यानी ये ब्रज भाषा के इसमें लिखी गई थी. सो पॉपुलर हिंदी डायलेक्ट, एक बहुत ही पॉपुलर है ये हमारा रहीम सूरदास के पद. सो द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लिटरेचर, इस प्रकार हिंदी लिटरेचर का डेवलपमेंट था, रिसीव्ड अ सेटबैक ड्यूरिंग औरंगजेब्स रेन. लेकिन जैसे ही औरंगजेब का शासन आया, जो हिंदी का जो लिटरेचर साहित्य काल जो था चल रहा था, वो पूरी तरह से पीछे हो गया. यानी उसको अब महत्व नहीं दिया जाने लगा, यानी हिंदी लैंग्वेज को महत्व ख़त्म हो गया. अब यहाँ पे बात करते हैं उर्दू. तो ड्यूरिंग दिस पीरियड अ न्यू लैंग्वेज नोन एज उर्दू इमर्ज. और इस प्रकार एक नई भाषा आई, जैसे हम बोलते हैं उर्दू. इट वाज मिक्सचर ऑफ पर्शियन एंड हिंदी. ये दो भाषाओं का मिक्सचर था, पर्शियन और हिंदी. सो उर्दू वाज आल्सो नोन एज लश्करी भाषा. इसे एक नाम दिया जाता है उर्दू को, क्या? लश्करी भाषा. ये लश्करी भाषा क्या? इसका मतलब यहाँ पे लश्करी भाषा ये क्या होते थे? बिकॉज द सोल्जर्स ऑफ मुगल एम्परर हु बिलोंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज. क्योंकि जो मुगल सम्राट
जो होते थे, जो मुग़ल साम्राज्य में जो सेनाएँ होती थीं वो अलग अलग भागों से होती थी एशिया के, इस प्रकार अलग अलग भाषाएँ बोलती थीं, तो उनकी एक अलग अलग एक डिफरेंट लैंग्वेज हुआ करती थी। सो दीज लैंग्वेज गॉट मिक्स्ड विथ हिंदी, और यही लैंग्वेज हिंदी के साथ मिल गई और इसे नाम दिया, नया लैंग्वेज, नई लैंग्वेज बन के आई उर्दू। सो द वर्ड उर्दू मीन्स मिलिट्री कैंप इन पर्शियन। तो यहाँ उर्दू का मतलब होता है क्या, द वर्ड उर्दू मीन्स मिलिट्री कैंप इन पर्शियन, यानी पर्शियन में जो पारसीज होते थे उनके मिलिट्री कैंप, इसको नाम दिया जाता था उर्दू। तो उसी से ये उर्दू लैंग्वेज आ गई। ग्रेजुअली उर्दू बिकम वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इस प्रकार उर्दू बहुत ही सामान्य और एक बहुत ही आधुनिक भाषा कहलाने लगी। सोफिस्टिकेटेड मतलब आधुनिक भाषा कहने लगी भारत की। मिर्ज़ा गालिब हु वाज द पोएट, ये मिर्ज़ा गालिब जो थे ये पोएट थे, कवि थे। हु वाज अ पोएट ड्यूरिंग द रेन ऑफ द लास्ट मुगल एम्पर, ये लास्ट मुगल एम्पर यानी जो औरंगजेब थे, और बहादुर शाह जफ़र जो थे, जो लास्ट मुगल एम्पर थे, इनके समय में ये कवि हुआ करते थे। सो लास्ट मुगल एम्पर बहादुर शाह बिकम अ रिनाउंड उर्दू पोएट। और इस प्रकार देखा जाए, जो हमारे देखा जाए तो जो बहादुर शाह थे ये भी एक कवि थे। सो इवन बहादुर शाह हिमसेल्फ अंडर द पेन नेम जफ़र, और बहादुर शाह भी अपने कवि थे अच्छे, और ये भी कविताएं लिखते थे। इनका पेन नेम था। पेन नेम का मतलब देखो जो क्या होते हैं पेन नेम, हम कह सकते हैं यहाँ पे बहुत से कवि या जो किताब लिखते हैं या कहानियाँ या कविताएं लिखते हैं, उनका एक अलग अपना नाम रखते हैं, तो उसे पेन नेम बोला जाता है। तो जिन्हें बहादुर शाह जो थे, इनका पेन नेम था जफ़र। रोट उर्दू वर्सेस, इन्होंने उर्दू वर्सेस जो है लिखे। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा यहाँ पे हिंदी और उर्दू लैंग्वेज का विकास कैसे हुआ मुग़ल के समय, और क्या स्थिति थी हिंदी की और उर्दू की मुग़ल दरबार में। यह हमारे जो रूलर्स जो बाहर से आए शासन करने, उनके समय में हिंदी और उर्दू की क्या स्थिति थी, ये हमने देखा। और उर्दू को भी हमने देखा किस नाम से जानी गई, लश्करी भाषा। और इसी प्रकार ये एक लश्करी भाषा कहलाई क्योंकि ये सेनाओं की भाषा हुआ करती थी। जो आर्मी में, नहीं, जो मुग़ल एम्परर में जो सेनाएं होती थीं, ये अलग अलग भागों से हुआ करती थीं, और उसी नाम से पर्शियन में उर्दू का मतलब होता था मिलिट्री कैंप, तो इसी नाम से इसको उर्दू लैंग्वेज कहा जाने लगा। तो बच्चों जो भी डाउट्स हों, जो भी क्वेश्चन हो, उसको तुम लोग कमेंट करके ग्रुप में पूछ सकते हो। और आज के लिए इतना ही, बाकी की क्लास नेक्स्ट टर्न पे चलेगी। जय गुरुदेव।